हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं हूं प्रियंका उपाध्याय और आप सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में, जहां पर हम लोग पूरे हफ्ते के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 15 करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। नाउ गाइस, जो लोग नए हैं या रादर पहली बार मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, मेरा नाम प्रियंका उपाध्याय है और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस कंडक्ट करती हूँ। जिस सेगमेंट के लिए मैं डेडिकेटेड हूँ वो है एमपीपीएससी और व्यापम। व्यापम के अंदर मैं आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज और वोकैबलरी के लिए गाइड करती हूँ और एमपीपीएससी के अंदर जो मेंस का जीएस पेपर 3 और पेपर 4 का पार्ट है वो मेरे द्वारा कवर किया जाता है। कल से ही हमारे कुछ नए कोर्सेज और चालू होने वाले हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। अनअकैडमी ज्वाइन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स आप लोगों को मिल सकते हैं, जहां पर आप लोग घर बैठे ही अपनी प्रेपरेशन कर सकते हो एमपीपीएससी व्यापम के लिए। लॉकडाउन का पूरा माहौल है अभी एंड कोई भी बाहर जा नहीं सकता, ऑफलाइन क्लासेस सारी बंद हैं, कहीं दूसरी जगह आप जाकर अपना जो कोचिंग क्लासेस हैं वो ले नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाता है, जहाँ पर जितने भी टॉप एडुकेटर्स हैं इंडिया के वो सभी आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस कंडक्ट करते हैं फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो उसमें आपके जो डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, क्विज हैं, वीकली मंथली मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल रहती है, जिससे कि आपकी एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रिपरेशन होती चलेगी। अनअकैडमी आप लोगों के लिए कुछ मॉक टेस्ट भी कंडक्ट कराता है, जहाँ पर जो पेपर है वो पूरा एज इट इज, जैसे हम लोग एमपीपीएससी एग्जाम्स कभी आपने अटेम्प्ट किया होगा तो जैसा पैटर्न रहता है, जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें उसी तरीके का एक पूरा मॉक टेस्ट यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, जिसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री रहता है, कोई भी आपको फीस पे नहीं करनी है और उसका बकायदा इवेल्युएशन भी किया जाता है बाय द टॉपर्स। जो पिछले एमपीपीएससी एग्जाम्स में टॉपर्स रह चुके हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि सोर्स है ये जानने के लिए कि कौन से आंसर्स हमारे गलत हुए हैं या कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर करना है या क्या स्ट्रैटेजिक तरीका हो सकता है चीज़ें कवर करने का। तो वो पूरा इवैल्यूएशन के थ्रू उनके द्वारा आपको बताया जाता है कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो इस मॉक टेस्ट के थ्रू भी आपको एक आइडिया लग जाता है कि यस, आपकी प्रेपरेशन लेवल कितनी है और कितने लेवल तक आपको और तैयारी करनी है। यहाँ पर मेरे कोर्सेज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरे 3 मेजर कोर्सेज हैं जो कि अभी कल से चालू होने वाले हैं। 4th ऑफ मई से यहाँ पर ये चालू होने वाले हैं, जहाँ पर सबसे पहला जो हमारा लेसन रहेगा 11 बजे, सुबह 11 बजे ये क्लास मेरी स्टार्ट होगी, जिसमें मैं इन्वायरमेंट का पूरा पोर्शन आप लोगों के लिए कवर करूंगी। इन्वायरमेंट में मेजर जो टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं वो इसमें बेसिक्स है। ठीक है, पोल्यूशन रिलेटेड जो पार्ट है वो हम कवर करेंगे, क्लाइमेट चेंज वाला पार्ट कवर होगा और जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं, यूनाइटेड नेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उनके बारे में यहाँ पर बात होगी। तो बिल्कुल बेसिक से लेकर पूरा जो हम कह सकते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस वाला पार्ट, बिल्कुल पिन टू प्लेन वाली सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जिसकी क्लास कल से स्टार्ट होगी एट 11 o'clock। 1.5 घंटे की ये क्लास रहेगी डेली बेसिस पे, 11 से 12:30, जो कि कल से स्टार्ट होने वाली है। इसकी प्रोफाइल लिंक आपको मेरे पेज पे मिल सकती है, अनअकैडमी का जो मेरा प्रोफाइल है वहां पर जाकर आप इसको एनरोल कर सकते हो। दूसरा ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। ठीक है, जहाँ पर जो लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग स्पीकिंग अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, व्यापम के अलावा कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे आपका एसएससी है, बैंकिंग है, मैनेजमेंट कोई एग्जाम्स है, उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज का ये एक बेसिक सा कोर्स मैं लेकर आई हूँ, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने कवर किया है एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। व्यापम के जितने भी पुराने पेपर्स हैं उसको भी मैंने यहाँ पर पिक किया है, ताकि आप लोगों को कोई एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड उनका पूरा एक हम लोग जो है बेसिक लेवल की प्रेपरेशन जो है वहाँ पर करेंगे। तो इसका टाइमिंग रहेगा दिन में 3 बजे, 3 से 4 इसकी क्लास रहेगी। तीसरा जो कोर्स है ये भी कल से ही चालू हो रहा है, जहाँ पर हम लोग मेजर जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के, पूरे 1 साल के जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, रिलेटेड टू से हेल्थ एंड डेवलपमेंट है ना, रिलेटेड टू इकोनॉमी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पे जो जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स अभी लॉन्च हुई है सरकार के द्वारा, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। नाउ ये अगर आप सिलेबस आपने देखा होगा पीएससी का, तो जीएस पेपर 2 में, 3 में ऐसे करके डिवाइडेड है अलग अलग यूनिट्स में।
है ना? तो उन सभी को कंपाइल करके मैंने एक पूरा सेट आपके लिए बना दिया है, जिसमें आप पूरा टेबल के फॉर्म में अगर आपको सारे स्कीम्स को अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ईज़ी तरीके से आपको वो याद भी हो जाएगा और एक लास्ट मिनट नोट्स की तरह आप उसको पढ़ सकते हो ताकि आप भूलेंगे नहीं चीज़ें, है ना? लास्ट मिनट में आपको वो सारी चीज़ें एक बार आप बस ब्रश अप करोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो उस तरीके से बिल्कुल टैबुलर फॉर्मेट में हम लोग इस पोर्शन को कवर करने वाले हैं, जिसका टाइमिंग रहेगा 4:30 बजे, 4:30 से 6 इसकी टाइमिंग रहेगी। तो ऐसे करके पूरा दिन जो है हम लोग अपना डिवाइड करेंगे अलग अलग पेपर्स के लिए अंडर एमपीपीएससी। इसके अलावा हर ट्यूसडे को, हर थर्सडे को और सैटरडे को मेरी स्पेशल क्लासेस रहती है, यानी कि फ्री क्लासेस रहती है, जिसका टाइम रहता है दिन में 1 बजे। ठीक है, तो 3 दिन ये मेरी स्पेशल क्लास रहेगी जिसमें कोई भी रैंडम टॉपिक हम लोग पिक करते हैं और उसका क्विज बेस या फिर उसका कोई से बेसिक अगर डिस्कशन करना है तो वो वहां पर किया जाता है। ठीक है, अब ये जितने भी कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया, ये सारे कोर्सेज मेरे प्लस पे अवेलेबल हैं। प्लस मतलब अनअकैडमी का एक सेगमेंट होता है जिसमें आपको एक नॉर्मल सी फीस पे करनी होती है और डेली बेसिस पे आप सारे लाइव क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने खुल जाती है जैसे ही आप प्लस के लिए सब्सक्राइब करने जाते हैं, कोई भी कोर्स को एनरोल करने जाते हैं तो वहां पर मान लीजिए आपको 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो आपने इसको टिक किया तो इसकी फीस यहाँ पर आपको दिख जाएगी, दैट इज 7,000 रुपीज। बट इसमें भी डिस्काउंट फैसिलिटी अवेलेबल रहता है। इसी के नीचे आप देख पा रहे होंगे कि एक बॉक्स है, हैव अ रेफरल कोड लिखा हुआ है इसमें। तो यहाँ पर आपको इंसर्ट करना है ये रेफरल कोड upadhyay.priyanka9। ठीक है, UPADHYAY upadhyay.priyanka9, जिससे कि आपको इंस्टेंट 10% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्काउंट लेकर जितने भी मेरे कोर्सेज हैं उन सभी को आप देख सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ही आप कोर्सेज देख पाओगे, जितने भी एडुकेटर्स हैं सभी के विजिबल रहते हैं आपको लेक्चर्स, तो यू कैन फॉलो देम ऑल्सो। ठीक है, यूट्यूब पे मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लास डेली लेकर आती हूँ, डेली रात को 8 बजे। तो डेली आप लोग करंट अफेयर्स का भी ये सीरीज प्लीज एंजॉय करें। हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात करते हैं ऑफ करंट अफेयर्स। मध्य प्रदेश का एक लोकेशन यहाँ पे डिस्कस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैप, और पिछले दिन का जो करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किया हुआ है, क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हुए होते हैं, उसका एक क्विक रिविजन हम लोग करते हैं। अब आज संडे है, टुडे इज द वीक एंड, तो वहां पर हम लोग पूरे वीक का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस का एक सेट है जो मैं आप लोगों के लिए तैयार करती हूँ और उसका एक पूरा रिवीजन हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो अगर किसी की क्लास मिस हो गई है तो वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, और ये सेशन एक ऐसा रहता है जो कि एक पूरा कंपाइल्ड वर्जन रहता है ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि हाल ही में खबरों में देखा गया आयु रक्षा कार्यक्रम दिल्ली पुलिस ने किसके सहयोग से लॉन्च किया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, दिल्ली पुलिस ने अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ में मिलकर ये आयु रक्षा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जहां पर बेसिकली कवर किया जाएगा किसको? जितने भी दिल्ली पुलिस कर्मी हैं उनको। ठीक, अब कोविड 19 के दौरान सभी लोगों को जो है फाइट बैक करना है ना, डिजीज के साथ में। तो वहां पर उन पुलिसमैन की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर उनको जो है एक मतलब हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद जो मोड्स होते हैं या जो मेडिसिन होती हैं वो यहाँ पर इन लोगों को दी जाएगी, जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर टारगेट बनाया हुआ है कि 80,000 जो पुलिसकर्मी हैं उन सभी लोगों को कवर करना है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, जैसे 18 डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी 70 to 80,000 पुलिस मैन हैं उनको यहाँ पर कवर करते हुए ये प्रोग्राम अभी लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जीवन शक्ति योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो जीवन शक्ति योजना ये है एक पहल मध्य प्रदेश सरकार की। नाउ इस क्या है इस योजना में, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने जितने भी शहरी इलाके की महिलाएं हैं, है ना, अर्बन एरिया की जितनी भी फीमेल्स हैं, उनको ये प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि उनको कॉटन मास्क बनाना है। कोविड के दौरान हम सभी लोगों को पता होगा कि हमें मास्क अप्लाई करके या मास्क पहनकर बाहर निकलना है। ठीक है, तो उसके प्रोडक्शन को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए जो शहरी इलाके की महिलाएं हैं उनको ये प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि इनको एक टाइम पे 200 मास्क बनाकर देने हैं सरकार को। अब ये जो सरकार है ये इन महिलाओं से 11 रुपए प्रति नग के हिसाब से जो है वो डीलिंग करेंगे, मतलब 200 मास्क यहाँ पर अगर मैन्युफैक्चर होगा
तो हर एक मास्क की कीमत जो है वो 11 रुपए होगी, जिससे कि उनका एक रेवेन्यू होगा। जो महिलाएं जो प्रोडक्शन कर रही हैं उनका एक वहां पर रेवेन्यू होगा और दोनों का काम यहाँ पर पैरेलली चलता रहेगा। गवर्नमेंट की भी जो डिमांड है ज्यादा से ज्यादा मास्क डेवलप करने की, वो भी होती चली जाएगी। और जो महिलाएं हैं रूरल एरिया की या रादर जो अर्बन एरियाज की जो महिलाएं हैं, उनका भी एक सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये जीवन शक्ति योजना यहाँ पर चालू की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर जो भी महिलाएं रजिस्ट्रेशन करना चाहती हैं उनको इस नंबर पे यहाँ पर डायल करना रहेगा। ठीक है, ये एक जनरल सा कॉल सेंटर नंबर है जहाँ पर वो कॉल कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर वो अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं तो एक टाइम पे 200 मास्क जो है उनको डेवलप या मैन्युफैक्चर करने हैं। अब ये सारे सूती कपड़े के मास्क होने चाहिए। कॉटन क्लॉथ का जो मास्क मैन्युफैक्चरिंग है ये किया जाएगा अर्बन डेवलपमेंट अर्बन एरियाज की विमेन के द्वारा। ठीक है, तो जो भी पेमेंट होगा वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर किए जाएंगे बाय दी स्टेट गवर्नमेंट। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अभी रिसेंटली सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का काम क्या होता है, ये जितने भी करप्शन रिलेटेड इश्यूज हैं उनको ध्यान में रखते हैं और एक एंटी करप्शन यूनिट की तरह ये काम करता है। जो ये कमिटी है या ये जो कमिश्नर है ये लीड करते हैं उस कमिटी को। ठीक है, इनकी जो नियुक्ति है वो की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर और एक हम कह सकते हैं कि कमिटी ही रहती है मिनिस्टर्स की, उनके रिकमेंडेशन पर इनका जो अपॉइंटमेंट है वो किया जाता है। तो अभी जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट है वो किया गया है संजय कोठारी जी का। ठीक है, संजय कोठारी बने हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ठीक, तो यहाँ पर रामनाथ कोविंद जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं देश के, उनके द्वारा 25 अप्रैल 2020 को इनकी जो नियुक्ति है वो की गई थी। ठीक है, यहाँ पर इनके सेरेमनी में जो इनका इवेंट था जहाँ पर इनको ये अपॉइंटमेंट इनका किया गया था, वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू जी, ये लोग भी वहाँ पर प्रेजेंट थे और उनके बीच में ये जो इवेंट है उनका अपॉइंटमेंट का वो रखा गया था। कोठारी जी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो हरियाणा कैडर के ये एक IAS ऑफिसर रहे हैं 1978 बैच के। और 2016 में इन्होंने रिटायरमेंट लिया था एज द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, जो हमारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है उनके सचिव के रूप में 2016 में वो सेवानिवृत्त हुए थे। ठीक है, सो यहाँ पर अभी हम लोग कह सकते हैं कि उनका जो नया अपॉइंटमेंट है वो हुआ है एज दी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। एक कमिटी रहती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूडेड रहते हैं, तो उनके रिकमेंडेशन पे किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर अपॉइंटमेंट दिया जाता है। इनका जो टेन्योर रहता है काम करने का वो रहता है या तो 4 साल, ठीक है, या जब तक वो 65 ईयर्स के नहीं हो जाते हैं, जो भी अर्ली पीरियड रहेगा उसके अकॉर्डिंग इनका टर्म ऑफ जो वर्किंग है वो डिसाइडेड रहता है। ठीक है, तो कोठारी जी जो है वो अभी 2021 तक, जून 2021 तक यहाँ पर अपॉइंटेड रहेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में धन्वंतरी योजना शुरू की गई है? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार या फिर असम? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा असम। असम में धन्वंतरी योजना अभी चालू की गई है। नाउ क्या है ये धन्वंतरी योजना? यहाँ पर जो मेडिसिन हैं, ठीक है, जो दवाइयां हैं उसकी घर पहुंच सेवा यहाँ पर की जाएगी असम गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अगर कोई ऐसी दवाई है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में या कोई भी अगर लोकेशन है उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर इजिली अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो उस दवाई का जो सप्लाई है वो घर तक करवाएं या डोर स्टेप पे करवाएं, जिससे कि जो डिजीज है या कोई भी अगर व्यक्ति है वो मतलब वंचित ना रहे किसी मेडिसिनल फैसिलिटी से। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वो उस होराइजन में या कोई भी एरिया की हम बात करें जिन्होंने डिमांड की है किसी मेडिसिन की, और अगर वो उस डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, तो ये मतलब मेक श्योर करना है सरकार को कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो मेडिसिन उनके घर तक पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने भी सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्कर्स हैं, ठीक है, सबको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है इस सर्विस प्रोविजन के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली मेडिसिन सप्लाई का एक प्रोग्राम है जो कि स्टार्ट किया हुआ है असम सरकार के द्वारा। फिफ्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा यूपी। ठीक है, यूपी अभी पहला स्टेट है पूरे कंट्री में जहां पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू केसेस अभी सुनना चालू कर दिए हैं।
ठीक है, तो इनको कुछ भी एज सच इंटरनेट प्रोविजन नहीं चाहिए, ये अपने इंटरनल कनेक्टिविटी, इंट्रानेट जिसको हम बोलते हैं, उस फैसिलिटी पे ही ये वर्क करेगा। और ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी अभी पहले, ये की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में और जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहां पर। ठीक है, तो ये अभी बात की जा रही है कि धीरे धीरे करके ये दूसरे कोर्ट्स में भी अप्लाई होगा, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक वर्चुअल मोड पे जो केसेस है उसकी हियरिंग की जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट हियर, है ना। तो कोई भी इस तरीके का कनेक्टिविटी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं देखा गया था, बहुत स्मूथली जो है वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स वहां पर चली थी और कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं हुआ था। ठीक है, सो दिस इज अ पार्ट जहां पर उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बना है कंट्री में जहां पर वर्चुअल कोर्ट प्रोसीडिंग्स या फिर केसेस की जो हियरिंग है वो की गई थी। छठा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की पूर्वानुमान के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्राकृति विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर या फिर आईआईटी पुणे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली ने। ठीक है, अभी प्राकृति जो है इसका एक फुल फॉर्म होता है, प्राकृति का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक डैशबोर्ड है जो अभी आईआईटी दिल्ली के द्वारा बनाया गया है, जहां पर राज्य स्तर पे और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उस लेवल पे सारे जो कोविड केसेस हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, पूरे 3 हफ्ते का एक रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर इस डैशबोर्ड में दिया जाएगा, जो कि वीकली बेसिस पे अपडेट होता रहता है। तो एक कंप्लीट हमें फ्रेश या फिर एकदम जो लेटेस्ट डेटा है वो यहाँ पर मिल सकता है इस डैशबोर्ड के थ्रू। ठीक, तो यहाँ पर जो प्राकृति है वो जितने भी हेल्थ केयर बॉडीज हैं, जितने भी लोकल और सेंट्रल अथॉरिटीज हैं जो कि प्लानिंग कर रहे हैं कि कोरोना से कैसे बचना है, कौन सा एरिया है जहां पर बहुत सारे कोविड पेशेंट्स हैं या कौन सा ऐसा एरिया है जो कि हाई रिस्क एरिया है, तो वहां पर टेस्टिंग प्रॉपरली की जाए, वहां पर लोगों को फैसिलिटीज प्रॉपरली दी जाए, लोगों को क्वारंटीन में प्रॉपरली रखा जाए, उस चीज की पूरी ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग के लिए ये जो प्राकृति डैशबोर्ड है वो भी डेवलप किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एस्पेक्ट ऑफ कोविड-19 जो यहाँ पर अभी बनाया गया है दैट इज R0। ठीक है, मतलब ये होगा यहाँ पर कि एक व्यक्ति अगर कोई इन्फेक्टेड रहता है कोरोना से और उससे कितने और लोग मिल रहे हैं, है ना, तो वो उसका पूरा डेटा इस डैशबोर्ड के थ्रू में मिल जाएगा, या कितने लोग और इन्फेक्ट हो रहे हैं एक सिंगल इन्फेक्टेड व्यक्ति से, उसका पूरा डिटेल यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्राकृति है डैशबोर्ड, ये सारे आरओ वैल्यूज के बारे में बताती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज डेटा हमें देता है कि एक स्टेट में एक सिंगल इन्फेक्टेड व्यक्ति से कितने और ऐसे लोग हैं जो इन्फेक्ट हुए हैं, या एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से कितने और लोग जो हैं वो इन्फेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो डेटा है वो इनके द्वारा, इस डैशबोर्ड के द्वारा दिया जाएगा, ताकि उनकी प्रॉपरली ट्रेसिंग की जाए, उनको प्रॉपरली क्वारंटीन में रखा जाए, उनको प्रॉपर जो मेडिसिनल फैसिलिटीज हैं वो दी जा सके। ठीक, तो जो डेटा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा इस डैशबोर्ड को, वहां पर 3 यूनिट्स मिलकर यहाँ पर डेटा प्रोवाइड करेंगी। कौन कौन सी? एक तो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दूसरा है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और तीसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इन तीनों यूनिट से ये जो डेटा है जो कि इस डैशबोर्ड में हम लोग देख पाएंगे, उसको जो पूरा डेटा का प्रोविजन है वो इन यूनिट्स के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, जो पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको बताया वही यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो सिंगल इन्फेक्टेड व्यक्ति है उससे कितने और लोग इन्फेक्ट होंगे, उसका पूरा मैकेनिज्म पर ये वर्क करता हुआ डिटेलिंग जो है वो प्रोवाइड करने वाला है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कितने लेह नई दिल्ली के लिए हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना शुरू की है? ठीक है, JSW एनर्जी लिमिटेड, NTPC, CIL या फिर टाटा पावर कंपनी लिमिटेड? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा NTPC। ठीक है, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो इंडिया का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक है और विद्युत मंत्रालय के तहत इन्होंने एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है ये NTPC। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने अभी हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड जो कार्स हैं, जो व्हीकल्स हैं वो भी चालू किए हैं, जिससे कि एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा। ठीक है, किसी भी तरीके का पोल्यूशन नहीं होगा, किसी भी तरीके का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा। ये अगर रिलीज नहीं होंगे तो जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है वो नहीं होगा, है ना। तो ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड कार, या जो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स जो है अभी डेवलप की जा रही हैं, या रादर अभी चालू की गई हैं लेह और दिल्ली में। ठीक है, सो यहाँ पर इसको बेसिकली लॉन्च करने का पर्पस यही है
कि मतलब फ्यूल का कंजम्पशन जो है वो कम से कम हो, है ना, और जो पोल्यूशन लेवल है उसको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके, इस वजह से इसकी लॉन्चिंग अभी की गई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे कि निम्न में से किस संस्थान ने विलोकना नाम का एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्दार्थ खोज इंजन विकसित किया है? IIT दिल्ली, IITM केरल, IIT बॉम्बे या फिर राष्ट्रीय नवाचार परिषद? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा IITM केरला। ठीक है, ये एक सर्च इंजन है, विलोकना नाम का एक सर्च इंजन है जो कि IITM केरला के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है AP जेम्स, उन्होंने इसको चालू किया है, जहां पर कोई भी व्यक्ति अगर कोविड-19 से रिलेटेड कोई जानकारी चाहता है या कोई साइंटिफिक सोल्यूशन अगर चाहता है या कोई स्टडी करना चाहता है कोविड-19 से रिलेटेड, तो इस सर्च इंजन पे जाकर वो सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, सो ये IITM केरला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, केरला के एक प्रोफेसर हैं AP जेम्स, जिन्होंने इस पूरे इनिशिएटिव को जो है सक्सेसफुल बनाया है। ओके, सो दिस इज विलोकना, जैसे ये सर्च इंजन है जहां पर कोविड रिलेटेड कोई भी अगर साइंटिफिक स्टडी है या कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो वो किसी के भी द्वारा देखी जा सकती है। 9th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकार कोरोना रोगियों के उपचार के दौरान मानसिक तनाव को कम करने के लिए आनंद संस्थान को उपयोग में लाएगी? आनंद संस्थान का मतलब हो गया है हैप्पीनेस डिपार्टमेंट, और जो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट है वो अभी कहाँ पर चालू हुआ था? वो हुआ था मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में लोगों का मतलब लोगों में कौन कौन आ गए? जितने भी हमारे कोरोना पेशेंट्स हैं, जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिस कर्मी हैं, हालांकि वो सारे लोग जो अभी कोरोना से लड़ रहे हैं या रादर हमारा बचाव कर रहे हैं कोरोना से, तो उन सभी लोगों को एक थोड़ा सा उनका स्ट्रेस लेवल डाउन करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए एक हैप्पीनेस डिपार्टमेंट है जो कि अपनी भूमिका यहाँ पर निभाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर इस मिनिस्ट्री के दौरान एक बहुत ही हल्का सा माहौल, या हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वाला माहौल यहाँ पर डेवलप किया जाएगा पेशेंट्स के लिए, जहाँ पर उनको से मतलब कुछ हम कह सकते हैं टीवी प्रोग्राम्स हो गए, है ना, या फिर आपकी कुछ फिल्म रिकॉर्डिंग्स हो गई, कुछ ऑडियो वीडियो क्लिप्स हो गई, ये उनको बताया जाएगा, जिससे कि उसको देखकर वो थोड़ा सा अच्छा फील कर सकते हैं और उनको खुशी होगी। हालांकि ये जो एक स्कीम है ये जब शिवराज सिंह जी चौहान जी की जो सरकार थी पहले, ठीक है, उस टाइम पे ये यहाँ पर लाई हुई थी 2016 में, बट जब कांग्रेस सरकार आई थी तब ये पूरा जो है इसको हटा दिया गया था हैप्पीनेस डिपार्टमेंट का कंसेप्ट, और अभी चूंकि चौहान जी वापस आए हैं सरकार में, तो उन्होंने इस कंसेप्ट को वापस से अभी चालू किया हुआ है। ठीक है, सो ये एक पार्ट है जो कि अभी चालू किया गया है मध्य प्रदेश में। 10th क्वेश्चन है हमारा कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के 31वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्नलिखित में से किसने शपथ ली है? जस्टिस मोहम्मद रफीक, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े या फिर जस्टिस दीपक मिश्रा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जस्टिस मोहम्मद रफीक ने। ठीक है, इन्होंने अभी 27 अप्रैल 2020 को एज अ चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा यहाँ पर शपथ ली है। ये 31वें चीफ जस्टिस है उड़ीसा हाई कोर्ट के। ठीक है, इसके पहले ये कहाँ पर थे? इसके पहले ये मेघालय हाई कोर्ट में एज अ CJ काम कर रहे थे। ठीक, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे और जो राष्ट्रपति हैं उनके आदेश पे इनको उड़ीसा हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो यहाँ पर अपॉइंट किया हुआ है। और बर्थ की अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये बेसिकली राजस्थान से हैं, जहाँ पर 1960 में इनका जन्म हुआ था राजस्थान में। ठीक है, तो काफी सारे कॉम्प्लेक्स केसेस इन्होंने हैंडल किए हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड, और काफी एक्सपीरियंस्ड ये व्यक्ति हैं हु इज मिस्टर रफीक। ठीक है, और राजस्थान हाईकोर्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक ही साल में, ठीक है, एक ही साल में 2019 में ही he has worked twice as the acting chief justice, चीफ जस्टिस के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है राजस्थान हाई कोर्ट में। ठीक है, तो अभी ये कहाँ के अपॉइंट हुए हैं? ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट। 11th क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? पहला सरकारी अस्पताल बना है कौन सा? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक, सो इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी है जो कि पहला ये एक सरकारी अस्पताल बना है जिन्होंने प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट चालू किया है कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। ठीक है, ये जो पहला ट्रीटमेंट अभी चालू किया गया था ये किया गया है एक 58 ईयर ओल्ड पेशेंट पे। ठीक है, प्लाज्मा थ्योरी बेसिकली होता क्या है
कि अगर कोई व्यक्ति कोविड से ऑलरेडी सफर कर चुका है और वो ठीक हो चुका है, तो उनकी बॉडी में इम्यून्स या हम कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज का जनरेशन ट्रांसफर किया जाता है किसी ऐसे व्यक्ति में जो कि अभी कोविड से अफेक्टेड है। ठीक है, तो वो एंटीबॉडी ट्रांसफर जब हम करते हैं उसमें, तो ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि उनका जो रिकवरी है वो जल्दी हो जाएगा और वो ठीक हो सकते हैं जल्दी, है ना। तो ये होता है प्लाज्मा थ्योरी, जहां पर एंटीबॉडीज ट्रांसफर की जाती हैं ऑफ अ पर्सन जो कि ऑलरेडी ठीक हो चुका है कोविड से, टू अ पर्सन, मतलब ट्रांसफर किया जाता है उस व्यक्ति में जो कि अभी इन्फेक्टेड है। ठीक है, और अगर ये चीज अभी सक्सेसफुल हो जाती है, अगर ये एक ड्राइव अगर सक्सेसफुल हो जाता है, तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा इंडिया को प्लाज्मा थ्योरी के थ्रू लोगों को ट्रीट करने में, है ना। लोगों को वहां पर ट्रीटमेंट जो है बहुत इजीली दिया जा सकेगा। ओके, सो दिस इज द पार्ट हियर। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जस्ट मैंने अभी आपको बताया, उसी का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। 12वां क्वेश्चन है कि स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है। सेकंड है कि स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य के राजस्व विभाग और भारत के सर्वेक्षण का एक सहयोगी प्रयास है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स जो है हमारे बिल्कुल सही हैं स्वामित्व योजना के संदर्भ में। ठीक है, 1 और 2 दोनों यहाँ पर बिल्कुल बराबर है ना। यहाँ पर ये जो स्वामित्व योजना है इसको क्यों लॉन्च किया गया है? रूरल एरियाज में या जो हमारे गांव के इलाके होते हैं वहां पर जो नपती की जाती है जमीनों की, है ना, या जो प्रॉपर्टी एलोकेशन किया जाता है रूरल लोगों को, या जो वहाँ गांव के लोग हैं उनको, वहां पर उसकी पूरी नपती और जमीनों का पूरा जो एलोकेशन है ना, वो प्रॉपरली करने के लिए, प्रॉपर्टी राइट्स वहां पर देने के लिए लोगों को, ये जो स्वामित्व योजना है वो अभी चालू की गई है। ठीक, सो यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट और जो स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, इन सारों का ये एक हम कह सकते हैं कि सहयोगी प्रयास है, दैट इज द स्वामित्व स्कीम। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये 6 स्टेट्स में, 6 राज्यों में ये अभी इम्प्लीमेंट हुआ है। जैसे हम लोग बात करें तो हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, तो वहां पर इन 6 राज्यों में ये अभी इम्प्लीमेंट हो चुका है। पर्पस इसका क्या है कि प्रॉपर्टी वैलिडेशन, ठीक है, ड्रोन्स के थ्रू क्या होगा कि प्रॉपर किसी भी व्यक्ति को कितनी जमीन एलोकेट की जानी चाहिए, कितनी नपती है उस जमीन की, ये सारी चीजें वहां पर पूरा इवेल्युएट करके जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो दिया जाएगा लोगों को। ठीक है, सो मैपिंग जो होगी लैंड की या जमीनों की वो यहाँ पर की जाएगी ड्रोन्स के थ्रू। ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के थ्रू। ओके, तो ऐसे क्या होगा कि इस टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज करते हैं तो जो प्रॉपर्टी रिलेटेड या जो संपत्ति संबंधी जितने भी विवाद हैं उनको हल करने में ये काफी मदद मिलेगी। और इस कार्यक्रम के तहत बनाए गए नक्शों का लाभ उठाते हुए योजना बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजनाओं यानी कि GPDP के निर्माण में सक्षम बनाएगी। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉपर्टी राइट्स के लिए ये जो स्कीम है वो अभी डेवलप किया हुआ है। 13th क्वेश्चन है कि हाल ही में किस न्यायाधीश ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? जस्टिस विश्वनाथ सोमादेर, ठीक, सोमदादर बेसिकली, जस्टिस संजू पंडा, जस्टिस दीपांकर दत्ता या फिर जस्टिस भूषण धर्माधिकार। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता। ठीक है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, 28 अप्रैल 2020 को यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं दीपांकर दत्ता। नाउ इन्होंने जो है रिप्लेस किया है भूषण प्रद्युम्न धर्माधिकारी जी को। ठीक है, जिनका अभी टर्म 27 अप्रैल 2020 को खत्म हो गया था, तो उनकी जगह पर अभी दत्ता जी जो है वो अपॉइंटेड रहेंगे। इस पूरी ओथ सेरेमनी को यहाँ पर एडमिनिस्टर किया था किसने? महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, राजभवन में उन्होंने पूरा ओथ सेरेमनी यहाँ पर इन्होंने इनका कंडक्ट कराया हुआ है। दीपांकर दत्ता जी की बात करेंगे तो 1965 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, काफी सारे हाई कोर्ट्स में इन्होंने काम किया हुआ है, अपनी प्रैक्टिस की है, जैसे कि कैलकाटा हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो है लॉ प्रैक्टिस की हुई है 16 साल के लिए ऑलमोस्ट। ठीक है, सिविल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लेबर, सर्विस, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट में। ठीक, अगेन हम लोग बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल में इन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है, केंद्र सरकार के वकील के रूप में कार्य किया है और पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय और पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय सेवा आयोग के वकील पद पर रहे हैं ये।
ठीक है, तो काफी सारे जो इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म्स पर इन्होंने वर्क किया हुआ है और एक्सपीरियंस वाइज ही इज अ वेरी वेरी रिनाउंड एंड एन एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी जो कि अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। 14th क्वेश्चन है कि जीवन अमृत योजना निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा अगेन मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना जो ये है अभी चालू की हुई है। ठीक, सो यहाँ पर कोविड 19 के केसेस को बढ़ता देखते हुए शिवराज सिंह जी चौहान सरकार ने जीवन अमृत योजना नाम का ये एक पहल चालू किया है, जहां पर इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जाएगा, लोगों का, है ना, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आयुष के द्वारा जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन, एक तरीके का चूर्ण है जो यहाँ पर बांटा जाएगा लोगों को। ये टारगेट बनाया हुआ है कि करीब से करीब 1 करोड़ जो राज्यवासी हैं उनको ये 50-50 ग्राम के पैकेट बनाए जाएंगे चूर्ण के, है ना, जिनको कंज्यूम करने से उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा और इससे कोविड से लड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये जीवन अमृत योजना है जहां पर गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि आयुष के द्वारा बनाया हुआ, आयुष मतलब जो आयुर्वेद, योग एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी डिपार्टमेंट है स्टेट का, उनके द्वारा ये एक हम कह सकते हैं कि चूर्ण बनाया हुआ है जिसका नाम है त्रिकुट चूर्ण। ठीक है, 3 चीजों से मेनली ये बनता है जिसमें लौंग है, अदरक है और आपका काली मिर्च के कुछ वेरिएंट्स होते हैं जिसको मिलाकर ये पूरा चूर्ण तैयार किया गया है। और इसके कंजम्पशन से बोला जाता है कि कोविड से हम लड़ सकते हैं या हमारी बॉडी जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है इम्यून वाइज। ठीक है, इम्यूनिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो उसमें 50 ग्राम के ये जो पैकेट्स बनाकर करीब 1 करोड़ जो फैमिलीज हैं पूरे स्टेट में वहां पर उनको बांटा जाएगा और उसको कंज्यूम करने से इम्यूनिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और इसका किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने वार्ड और पंचायत स्तरों पर दीनदयाल समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है ताकि लोगों को कोरोना वायरस संकट के दौरान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके? ठीक, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये सारी चीजें मध्य प्रदेश में अभी हुई हैं जहां पर वार्ड और पंचायती लेवल पे कुछ दीनदयाल कमिटीज बनाई हुई हैं। अब सरकार के द्वारा जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, लोगों को उनका लाभ मिल रहा है कि नहीं, कहीं किसी की कुछ कंप्लेन तो नहीं आ रही है, ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए ये जो कमिटीज हैं वो बनाई गई हैं जिनका नाम है दीनदयाल कमिटीज। ठीक है, रूरल लेवल पे अगर हम लोग बात करेंगे गांव के स्तर पर जो आपकी पंचायती कमिटीज हैं वो काम करेंगी और शहरी या जो अर्बन एरियाज है वहां पर वार्ड लेवल पे ये कमिटीज का गठन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम रखा गया है दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे ही। ठीक है, और पूरा जो गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी प्रोग्राम्स रिलीज किए जा रहे हैं, जितने भी असिस्टेंस कुछ मतलब से ग्रोसरी का बांटना है या कुछ मतलब कुछ भी राशन का जो बांटना है लोगों को, उन सारी जो गवर्नमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं वहां पर भी इन कमिटीज का योगदान देखा जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली दे विल वर्क फॉर द गवर्नमेंट हियर। ओके, चलिए गाइस, तो ये हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन था जहां पर मैंने मेजर सारे स्कीम्स को कवर किया है। और क्योंकि कोविड से रिलेटेड कई सारे स्कीम्स अभी रोल आउट हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप उसकी पूरी एक टेबल बनाएं जिससे कि आप एक तरफ उनका स्टेट, मतलब एक तरफ स्टेट का नाम और एक तरफ उनकी पूरी स्कीम का नाम, ठीक है, वैसे लिखकर आप उसको याद करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने सारे स्कीम्स को ही आज यहाँ पर मेजरली डिस्कस किया है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से कुछ एक क्वेश्चन आपका आ जाए एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसको फोकस करते हुए चलना है। ओके, सो आई होप आप लोगों को लेसन अच्छा लगा होगा। आप लोग प्लीज बने रहें चैनल के साथ में। अनअकैडमी का जो MPPSC व्यापम चैनल है उसको आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेसिस पे आप लोगों को लिंक का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वहीं पे जो PDF है क्लास की वो भी फ्लोट होती है। ठीक है, साथ ही साथ अनअकैडमी पे भी आप लोगों को मुझे फॉलो करना है ताकि मेरे जितने भी इंपॉर्टेंट कोर्सेज अभी आने वाले हैं, रादर कल से चालू हो रहे हैं, आप सभी को देख पाएं, सभी को आप लाइव अटेंड करिए और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो हम लोग रियल टाइम बेसिस पे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द पार्टिसिपेशन। जय हिंद।